बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। ये मैं आपको पक्की ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने किसी भी यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। उनके लोगों के ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुँचा कि मौजूदा हुकूमत बजट पेश करने के मूड में नहीं है, और मेरी इतला के मुताबिक भी ये हुकूमत बजट की तैयारी नहीं कर रही। ये हुकूमत क्या कर रही है ये मैं आपको भी बताता हूँ कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी तहरीक को रोकने, अपने मोमेंटम को तोड़ने पर तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके साथ पहले धोखा हुआ है, उनके लोगों को ख़रीदा गया है, उनके लोगों को तोड़ा गया है, पैसे इस्तेमाल हुए हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत बड़े बड़े साजिशी मंसूबे बने हैं, और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत निकली है। तो इतने आराम से प्लेट में रख के इमरान खान साहब को इलेक्शन मिलेगा नहीं, ये उनको लगता है, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी तहरीक के मोमेंटम को किसी सूरत भी ढीला छोड़ने से इनकार कर दिया है। मुझे याद है इमरान खान साहब का जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था, शायद मैंने ये बात पहले भी आपको बताई हो, कि पहले इंटरव्यू में मुझे इमरान खान साहब ने बताया कि एक होती है किलिंग इंस्टिंक्ट। वो ये होती है कि जब आप अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को आप जकड़ लें या काबू कर लें, चाहे वो खेल का मैदान है, सियासत का मैदान है, या कोई और मैदान है, जब आप अपने दुश्मन को काबू कर लें, उसको जकड़ लें, तो जब तक आपकी फतह मुकम्मल ना हो जाए तब तक आप उसको ना छोड़ें। अच्छा, इसकी एक मिसाल भी है। मिसाल के तौर पे जब शेर भैंसे को पकड़ लेता है गले से, तो वो भैंसा शेर को चाहे घसीटता रहे, चाहे रगेटता रहे, चाहे उसको जहाँ मर्जी फेंकता रहे, लेकिन वो गला नहीं छोड़ता जब तक कि सांस निकल नहीं जाता, और वो उसको मार नहीं लेता। जितना मर्जी जख्मी हो जाए वो छोड़ता नहीं है शेर नॉर्मली। इसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट। मैंने आपको आसान मिसाल से समझा दिया। इमरान खान साहब इस पर बहुत बिलीव करते हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी गिरफ्त को ढीला नहीं कर सकते। ये जो भी मोमेंटम चल रहा है पाकिस्तानी चला रहे हैं, पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसको ढीला ना पड़ने दें और किसी भी लॉलीपॉप में ना आए। हालांकि इस वक्त उनको ये बड़ा वाज़े पैगाम इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचा है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है अक्टूबर से पहले भी इलेक्शन हो जाए, सितंबर के आखिर में भी हो जाए। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन खुद से भी मौजूद है, और मुझे उनके सोर्सेज ने इसको कन्फर्म भी किया है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान साहब बनी गाला में उनको बंद कर दिया जाए, इसके इम्कानात हैं। इन इम्कानात के पेश नज़र 2000 के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर बनी गाला के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वो आसपास जमा हैं, जबकि इस्लामाबाद में बनी गाला के आसपास की तमाम मार्केटों में और तमाम आसपास के इलाकों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने वर्कर्स को एक्टिव कर दिया है। यानी इमरान खान साहब की इस मरतबा नज़रबंदी उतनी आसान नहीं होगी, ये मुश्किल होगा। ये आसान नहीं होगा कि आप उनको नज़रबंद करें और घर के अंदर रोक लें। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और इसके असरात हो सकते हैं जब पूरा पाकिस्तान बंद करने की कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में। और ये मुमकिन है, क्योंकि देखें, इम्पोर्टेड हुकूमत कभी कहती है कि हम ये बोझ उठाना चाहते हैं, कभी कहती है कि हम ये बोझ नहीं उठाना चाहते। वो एक ऐसी कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर इम्पोर्टेड हुकूमत को ये यकीन ना हुआ कि अगला बजट यही पेश करेंगे, या इनकी हुकूमत कम अज़ कम 2022 के आखिर तक चलेगी, तो ये कभी भी ये वाला बजट भी पेश नहीं करना चाहेंगे। और वैसे भी इस वक्त ये बजट की तैयारी नहीं कर रहे, ये तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं। मैंने जो पिछले वीलॉग में आपको बताया कि बहुत मुमकिन है कि अगले 15-16 दिनों के अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और तहलील कर दी जाए, लेकिन उसका अनाउंस अभी नहीं किया जाएगा। अनाउंस ना करने की एक वजह है, क्योंकि अगर अनाउंस कर दिया तो उसके बाद पार्लियामेंट में इनकी डाली जाने वाली हर कार्रवाई को शक की नज़र से देखा जाएगा कि आप तो मनसूबा बना चुके थे कि आपने हुकूमत ख़त्म करनी है, तो हुकूमत ख़त्म करते करते आपने किया क्या? आपने सिर्फ ये किया कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, आपने सिर्फ ये किया कि आपने नैब के पर काटे, आपने सिर्फ ये किया कि आपने कमज़ोर किया इदारों को। तो अब ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया है कि तहकीकात जो चल रही हैं
उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की खबरें जो हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत कभी भी अनाउंस नहीं करेगी कि ये लोग जा रहे हैं असेंबलियाँ तहलील करने, और आखिरी दिन तक ये अनाउंस नहीं करेंगे। ये अनाउंस तभी करेंगे जब इनको ये करना होगा फौरी तौर पे, लेकिन उससे पहले बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार के साथ ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून ख़त्म कर देंगे, ये इलेक्शंस को और उसके कवानीन को अपने लिए आसान बनाएंगे। ये काम इनको फौरी तौर पे करने हैं ताकि ये इलेक्शन में चले जाएं और इलेक्शन में साजगार माहौल अपने लिए बना लें, क्योंकि अभी तो हालात बहुत मुश्किल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब खुद इस्तीफ़ा दे दे, यही एक सूरत बाकी है। दूसरी सूरत यह है कि उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा लंबा चौड़ा काम होगा, तो वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो या तो खुद ही इस्तीफ़ा दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका मूड तो नहीं नज़र आ रहा, तो अगर उनको कहा जाए ताकतवर हलकों की जानिब से, क्योंकि आपके ऊपर कंसेंसस नहीं है, एक बेहतर आदमी जो है या ऐसा आदमी जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि सड़कों पे वही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसन उसका एतबार हो, तो ऐसा आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो इसके लिए उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा सकता है या उन्हें कहा जा सकता है, और वो वॉलंटरली खुद भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इस्तीफ़े लोग माजी में देते रहे हैं, अभी माजी करीब में भी लोगों ने इसी तरह के इस्तीफ़े दिए हैं। तो ये है इस वक्त तक की स्टोरी कि इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं, और अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट के ज़रिए, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको किसी को मारना या कत्ल करना मत समझिएगा। इसको ये कहते हैं कि आप किसी भी मैदान में हैं, जब तक आप मुकम्मल हावी होके कामयाबी हासिल ना कर लें, अपनी गिरफ्त आपने कमज़ोर नहीं करनी और ढीला नहीं छोड़ना। ये है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं हैं। वो 20 तारीख को अनाउंस करेंगे मुल्तान के जलसे में कि कहाँ आना है, कैसे आना है, कितने बजे निकलना है और कैसे पहुँचना है। और इससे पहले वो कह चुके हैं कि आप अपने पास पेट्रोल जमा रखेंगे, अपनी सारी कोऑर्डिनेशन पहले से करके रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट भी बंद हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत भी पैदा की जा सकती है, या वो हो सकती है, या पेट्रोल पंप्स बंद किए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली हुकूमतें कर दिया करती हैं। ये होता रहा पाकिस्तान में पहले भी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इमरान खान साहब वक्त से पहले बता रहे हैं। अब गिरफ्तारी के पेश नज़र 2000 अफराद मुबैना तौर पर, और ये असद खरल ने खबर ब्रेक की है कि बनी गाला के इर्द गिर्द उनको जमा किया गया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका का दौरा वो कर रहे हैं, वहाँ पे वो अमरीकी हम मनसब के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, और बाद में जो ब्रीफिंग हुई उसमें एक मायूस कुन चीज़ ये है कि अमेरिका की जानिब से साफ ये कहा गया मुश्तरका ब्रीफिंग के अंदर कि पाकिस्तान ने और अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर रूसी जारहियत पे बात की है और रूस के जारहाना इक़दामात करार दिया गया, यानी वन साइडेड कर दिया इसको। पाकिस्तान ने कहा था कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पाकिस्तान अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है। अब उसमें और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को यह सूट इसलिए करता था कि रशिया सस्ता पेट्रोल और सस्ती गंदम पाकिस्तान को वादा कर चुका था। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नीम रजामंदी ज़ाहिर की है, वहाँ मुस्कुराते रहे और अमेरिकन ने ये अनाउंस किया है। अब आ जाए एक इमरान खान साहब ने जो गुजरावाला का जलसा किया उसके मनाज़िर अगर आप देखें तो जितने लोग जलसागाह के अंदर मौजूद थे, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, इसमें प्रॉपर तरीके से बैठने की गुंजाइश, जो स्टेयर्स वाला एरिया है स्टैंड्स का, वहाँ बैठने की गुंजाइश प्रॉपर तरीके से 20,000 से ज़ायद है। लेकिन अगर वहाँ पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे और साथ जुड़कर खड़े हुए थे, तो उसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 25 से 30,000 लोग स्टैंड्स में मौजूद थे और इतने ही लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, और इतने ही लोग जो हैं वो ग्राउंड से बाहर भी मौजूद थे, यानी स्टेडियम के बाहर भी एक बहुत बड़ा रश था। तो ये गुजरावाला की तारीख का बिलाशुबा सबसे बड़ा जलसा कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत दरमियाना सा जलसा पहले यहाँ पे किया था, और जो दूसरा जलसा किया था वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरावाला से हार गई थी इलेक्शन। इस मरतबा इस जलसे को देखने के बाद गुजरावाला के जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हुई या जिन लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जलसा बता रहा है कि गुजरावाला में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीतने की पोजीशन में आ चुकी है, और इनके उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं,
अगर ये सही तरीके से टिकट देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत सकती है। पिछली मरतबा आपको पता है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, इन दोनों ने कुछ टिकटों के मामला इस तरीके से किए थे जिसमें बाद में इमरान खान साहब को भी एतराज़ हुआ था, और टिकटों की गलत तकसीम की वजह से सेंट्रल पंजाब में, ख़ास तौर पे गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल आसपास के रीजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ था। 40 के करीब टिकटें ये बताते हैं कि वो सही तकसीम नहीं हुई और सही लोगों को वो टिकट नहीं दिए गए। इसमें MPs MNAs दोनों तरह के लोग शामिल थे। जलसा बहुत बड़ा था। इमरान खान साहब का खिताब उसी तरह का था जैसे वो कर रहे थे। नई चीज़ होती तो मैं ज़रूर रिपोर्ट करता, लेकिन नई चीज़ एक और है। इमरान खान साहब ने पहले वकला कन्वेंशन से खिताब किया है। मैं भी वहाँ गया था और मैं वकला की दावत के ऊपर गया था। वकला ने मुझे दावत दी और मुझे कुछ जो वकील दोस्त हैं उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा जी आपको हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आना चाहिए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए। हम मुख्तलिफ बार्स के वकला इकट्ठे हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद में होंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात भी करें, जो बात अपने वीलॉग में आप बताते हैं वो आप हमारे साथ वहाँ पे आके शेयर करें। मैं जब गया तो मैंने बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में वकला को बाहर देखा। ये बाहर की आप मनाज़िर आप देख लें, हज़ारों की तादाद में मैंने वकला को बाहर देखा, बहुत बड़ी तादाद में। तो मुझे लगा अंदर शायद खाली होगा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो उससे ज़्यादा तादाद में मैंने इस हॉल में बतौर रिपोर्टर बहुत कवरेज की है। मैंने इस हॉल में, यानी नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार यहाँ पे सेमिनार्स किए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, इमरान खान साहब ने किए हैं, लेकिन ये हॉल आज तक इस तरह नहीं भरा जिस तरह ये आज भर गया। यानी स्टेज के सामने वाला खुला इलाका, कुर्सियाँ, जितनी कुर्सियों पे लोग बैठे थे उससे ज़्यादा उनके साथ खड़े हुए थे पीछे भर भर के। ऊपर जो दो साइडों पे कवर एरियाज हैं वो पूरे भरे हुए थे। यानी इतनी बड़ी तादाद में वकला को मैंने कभी भी इकट्ठे होते हुए नहीं देखा। बहुत बड़ी तादाद थी। और यानी वकला तहरीक में मैंने इतना ज़ोर देखा था इसमें, ये मैंने बात वकला से भी की। 2009 के बाद पहली बार मैंने वकला को इतने ज़ोर के अंदर देखा और ऐसे जोश के अंदर देखा और इतनी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। जितने वकला बाहर मौजूद थे, अगर इस हॉल को आप दुगना कर देते तो तब वो अंदर समा सकते थे। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे ये कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि वकला जब किसी तहरीक को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये नॉर्मली पुलिस से भी नहीं डरते, ये कानूनी हथकंडे जो इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे भी नहीं डरते। और क्योंकि इन्होंने रोज़ाना अदालतों में जाना होता है तो ज़मानतें करवाना, बाकी चीज़ें करवाना वो इनके लिए आसान होता है। तो ये रियासती ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ भी डट जाते हैं, डरते नहीं हैं। वकला ने बहुत दफ़ा ये चीज़ साबित की है। ये सबसे सख्त जान प्रोटेस्ट करने वाले लोग वकला होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान में इन्होंने साबित किया है। यानी साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ साहब को इन्होंने नाक में दम कर दिया था और उन्होंने सारे हथकंडे किए, कई दफ़ा टॉर्चर किया, कई दफ़ा हमला किया, कई दफ़ा बंदे उठाए, लेकिन वकील काबू नहीं आए। अब ये वकील, और ख़ास तौर पे मैंने एक और चीज़ देखी कि इनमें नौजवान वकला की तादाद बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। गो कि मुझे लगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत कमज़ोर थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब गए, उन्होंने वकला के साथ मुख्तसर बात की और बाद में उनका शुक्रिया भी अदा किया जिस तरीके से वकला ने साथ दिया है। तो अब ये तहरीक ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, ये तहरीक ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ उलमा इकराम शामिल हो रहे हैं, मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात इसके अंदर शामिल हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के लिए, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत काम किया है। साथ ही साथ वकला शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो एक गलत चीज़ थी, इम्पोर्टेड हुकूमत वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत बड़ी तादाद में शामिल हो चुके हैं, ख़वातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में शामिल हो चुके हैं, नौजवानों की तादाद गिनती में नहीं आ रही, और बुज़ुर्ग ख़वातीन, बुज़ुर्ग हज़रात, ये सब लोग आपको इस जलसे के अंदर, इमरान खान साहब की गैदरिंग्स के अंदर नज़र आते हैं। जितनी ख़वातीन आज गुजरावाला में निकली हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी जलसे जुलूस में गुजरावाला में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन इससे पहले नहीं निकली। अब आ जाए एक दो खबरें और हैं मेरे पास। खबर पहले ये थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो केसेस की पैरवी कर रहे हैं उनके खिलाफ, वहाँ जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उनको भी धमकियाँ मिली हैं और मुख्तलिफ ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग रिपोर्ट हो रही हैं। एक ऑफिसर का इंतकाल हो चुका है, एक ऑफिसर अस्पताल में पड़ा हुआ है, और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है नैब और FIA को उनके पर काटने के लिए। इमरान खान साहब इसके ऊपर बहुत सारे बयानात दे चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाना चाहिए। अब एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और ये ज़्यादातर
कानून के मामलात या कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, मोहम्मद अशफाक साहब, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत की जानिब से नैब के कवानीन में मुमकिना तब्दीली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अज खुद नोटिस कल दोपहर 1:30 पर लार्जर बेंच समाअत करेगा। अब ये बड़ा सीरियस इशू है, लार्जर बेंच इसके ऊपर बन गया है। तो शहबाज शरीफ साहब जो करना चाह रहे थे अब नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। इमरान खान साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि व्हेन यूएस बेस्ड रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी रिमूव्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट वी वर हेडेड फॉर अ क्लोज टू 6% ग्रोथ रेट। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो शरह नमू है, या उसको अब जीडीपी कहें, उसको हम 6% के करीब ले गए थे जब अमरीकी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और अब ये जो हुकूमत आई है इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि ये NRO 2 हासिल कर लें, और मैं अपनी टीम को शाबाश देता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। अब आप ये ज़रा फिगर्स भी देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली हुकूमत कौन सी है? जो नून लीग का चौथा साल था और नून लीग का तीसरा साल था, उसका मवाजना किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के तीसरे साल और तहरीक इंसाफ के चौथे साल के साथ। मैं डाटा आपके सामने रख देता हूँ। नून लीग ने अपने तीसरे साल में 4% की ग्रोथ की थी, 4%। तहरीक इंसाफ ने अपने तीसरे साल में 5.7% की ग्रोथ की थी। नून लीग ने अपने चौथे साल में 4.5% की ग्रोथ की थी, और तहरीक इंसाफ ने अपने चौथे साल में 5.97 या चलें 6% ये बन जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 0.03% का फ़र्क है, सिर्फ बहुत छोटा माइनर सा। तो 5.97 यानी 6% का टारगेट अचीव किया चौथे साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसमें सनती पैदावार में बहुत ज़्यादा था, यानी 7.8 और 7.2%। और याद रखिएगा कि ये जो तीसरा साल था तहरीक इंसाफ का, ये कोरोना ईयर था, इसमें कोरोना वायरस मौजूद था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कारकर्दगी ये जा रही थी तो हुकूमत क्यों गिराई? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।